हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो आज जिस टॉपिक पे हम रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है रजिस्ट्रेशन। यस, देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें। देखो, जब मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन की, दो चीजें सबसे ज्यादा में ध्यान रखने वाली होती है। वो होता है लाइबल टू रजिस्टर और प्रोसीजर टू रजिस्टर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखने वाली चीज होती है लाइबल टू रजिस्टर। अगर आप जीएसटी में लाइबल हो गए ना, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करके रजिस्ट्रेशन लेना है। यस। सो जब हम जीएसटी में लाइबल की बात करते हैं तो लाइबल बनाने वाले होते हैं तीन सेक्शन। सेक्शन नंबर 22, 23 और 24। ये बोलते हैं कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब बन जाओगे। सेक्शन 22, 23 और 24। और सेक्शन 25 से लेके 130 वाले बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजर क्या क्या होता है, अगर अमेंडमेंट करने तो क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, लाइक दिस थिंग्स। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सीधा। सबसे पहले पेज में हम देखेंगे लाइबल। जीएसटी में लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब बना जाता है, या तो सेक्शन 22, 23 और 24। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22, 22 क्या कहता है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कब लाइबल होंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, या सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ सर्विस भी मिक्स है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स यानी सिर्फ गुड्स का सर्विस, 100% गुड्स का सर्विस, सर्विस 1% में नहीं है। यस, गुड्स का सप्लाई, 100% गुड्स का सप्लाई। और यहाँ पे गुड्स और सर्विस मिक्स, या तो सिर्फ सर्विसेज, या गुड्स और सर्विस मिक्स, या तो सिर्फ सर्विसेज। अब जब आप सबसे पहले देखोगे तो हमने देखा स्टेट वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले स्टेट में आ गया मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। यस, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो इन स्टेट्स के अंदर टर्नओवर का लिमिट है 10 लाख और 10 लाख। यस। और फिर इसके बाद में देखो, हमने लिखा है पुडुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना। यहाँ पे लिमिट है 20 लाख, 20 लाख। सर याद करना पड़ेगा। यस, पहला एमएमटी से नागालैंड गए। देखो, एमएमटी से नागालैंड गए। दूसरा पूमा एसटी, PUMA ST, पूमा एसटी। तो इन स्टेट्स में लिमिट है 10 लाख और 20 लाख की, एज द केस में बी। नाउ एक थर्ड लिमिट आती है इन स्टेट्स के अलावा, अब जो बच गए वो इन स्टेट्स के अलावा। किन स्टेट्स के अलावा, एमएमटी से नागालैंड और पूमा एसटी के अलावा जो भी स्टेट्स बच गए ना, उनको लिमिट मिलती है 40 लाख और 20 लाख की। 40 लाख अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो, और 20 लाख गुड्स के साथ सर्विस भी मिक्स हो गई तो सर इसका मतलब क्या कोई भी बिजनेसमैन 1 रुपए की भी सर्विस नहीं कर सकता। कुछ भी अलाउ नहीं किया है, सिर्फ एक ही सर्विस इन्होंने अलाउ किया है, और वो है ये सर्विस। और वो है ये सर्विस, पर्सन डीम्ड टू बी एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स इवन इफ रिसीव्ड इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट। अगर लोन एडवांसेस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट नाम का कोई भी अर्निंग हो रहा है, तो उस केस में हम ऐसा समझ लेंगे कि कोई बात नहीं, चलो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ही किया है, यानी एक सर्विस इन्हें अलाउड कर दी। लेकिन देखिएगा, ये 40 लाख का लिमिट कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर हो नोटिफाइड गुड्स का। ये वही नोटिफाइड गुड्स है जो कंपोजिशन स्कीम में भी थे, आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ एक नोटिफाइड गुड्स यहाँ पे नहीं है, वो है एरेटेड ड्रिंकिंग वाटर। यस, वो यहाँ पे नहीं है बस, उसके अलावा सारे नोटिफाइड गुड्स है। अगर इन नोटिफाइड गुड्स के आप सप्लायर हो तो 40 लाख का लिमिट आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको 20 लाख का लिमिट मिलेगा। और ये एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट जो भी है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, एक बार किसी ने क्रॉस कर लिया, that person will be liable for registration under the GST. Yes. So ये होता है सेक्शन नंबर 22। नाउ सेक्शन नंबर 23, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो, किसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यस, किसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो रिवर चार्ज का सप्लाई कर रहा है, पूरी तरह से सिर्फ रिवर चार्ज का सप्लाई कर रहा है, कोई और सप्लाई कर ही नहीं रहा, रिवर चार्ज का ही सप्लाई कर रहा है, उसको यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर उसको लागू नहीं होगा, चाहे वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख को क्रॉस भी कर ले तो भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी तरह सप्लाई कैसी है, उसकी पूरी की पूरी सप्लाई तो रिवर चार्ज में है। वैसे भी उसको टैक्स पे नहीं करना है, टैक्स तो सामने वाले को पे करना है ना, सप्लायर को नहीं पड़ना है, तो उस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन आगे, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम गुड या नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन लेके करेगा भी क्या, क्यों सर्वर का लोड बढ़ाए हम।
तो जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्सेबल गुड्स या एग्जाम गुड्स का सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी। एन एग्रीकल्चरलिस्ट टू एक्सटेंड टू द सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, अगर कोई भी तरह का कल्टीवेशन ऑफ लैंड सेल कर रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट सेल कर रहा है, तो उस एग्रीकल्चरिस्ट यानी फार्मर्स, एग्जांपल लेते हैं, फार्मर्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्टली, एक ऐसा कमीशन एजेंट जो सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन टैक्सेबल पर्सन, जब मेरा प्रिंसिपल ही नॉन टैक्सेबल है, तो भले ही मैं कमीशन एजेंट हूं, वो खुद ही नॉन टैक्सेबल है, वो खुद ही नॉन टैक्सेबल पर्सन है, तो मैं क्यों टैक्सेबल? तो उसका एजेंट भी कैसा होगा? नॉन टैक्सेबल पर्सन, तब उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं सेक्शन नंबर 24, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एकदम कंपलसरी, यानी 1 रुपए की भी सर्विस कर दोगे सप्लाई या गुड्स को सप्लाई कर दोगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उसके लिए टर्न ऑन लिमिट तो लगेगा ही नहीं। यस, यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वालों को 10 लाख 20 लाख 40 लाख का थ्रेशोल्ड का एंजॉयमेंट नहीं मिलता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन कौन है? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दी, 1 रुपए की भी कर दी, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज इंटरस्टेट सप्लाई का किन केसेस में लागू नहीं होता? जब जब कभी कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई होता है, तो उस केस में लागू नहीं होता, और सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है अगर इंटरस्टेट, तो उस केस में लागू नहीं होता। यस, ये 2 केसेस ध्यान रखिएगा, सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का एंजॉयमेंट मिलेगा। यस, उस वक्त कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी इंटरस्टेट करोगे आप सप्लाई, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी को सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस के अलावा कोई भी सीटीपी होगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन बाकी सीटीपी को रहेगा। उसके साथ साथ एनआरटीपी भी आया, एनआरटीपी को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसे भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको इसके लिए कोई डिटेल्स वैसे भी नहीं दिए, फाइनल लेवल पे कवर होने वाला है, तो वही उसका मीनिंग समझेंगे। person deducting TDS under section 51 and person collecting TCS under section 52, ये देखो आपके सामने बेटा, 51 एंड 52 दोनों आपके सामने। जो भी TDS कलेक्ट करना चाहता है अंडर सेक्शन 51, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो TDS कलेक्ट करना चाहता है अंडर सेक्शन 52, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो आप TDS TCS का जो वीडियो है उसके अंदर जाके समझ सकते हो किसको TDS कट करना होगा कंपलसरी, और किसको TCS कलेक्ट करना होता है कंपलसरी, तो उन लोगों को यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा ऐसा कोई भी सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई कर रहा है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिर्फ एक यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर कोई भी होगा, तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी इको के थ्रू सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसको थ्रेशोल्ड का लिमिट का एंजॉयमेंट करना मतलब मिल जाएगा। यस, थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी। चलो, यह हो गया सर ये। इसके अलावा आगे, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, यानी एक एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो उस एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। नाउ, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, यस, ऑन इनवर्ड सप्लाई, यानी यहां हम बात कर रहे हैं रिसिपिएंट की, और सेक्शन 23 में बात किया था सप्लायर का। रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन रिसिपिएंट को 1 रुपए का भी सप्लाई अगर हो गया, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। और भी कोई पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी वो। एंड द लास्ट वन, ओआईडीआर, एक ही वर्ड में इसको मैं क्लोज करता हूं। ओआईडीआर का बेस्ट एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। यस, नेटफ्लिक्स वालों को भी यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलो बात करते बेटा आगे। ये हो गया सेक्शन 22, 23, 24, 22 लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या कहा गया है देखिएगा, 25 में क्या कहते हैं। 25 में बताया प्रोसीजर, सबसे पहले आपको बताया पूरा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन लेते कैसे है। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसीजर को। काफी सिंपल प्रोसीजर है, फेमिलियर प्रोसीजर है। सबसे पहले आप चले जाओ जीएसटी पोर्टल पे, यस, जीएसटी कॉमन पोर्टल, वहां जाके आपको भरना पड़ेगा फॉर्म जीएसटी REG 01।
फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म नंबर है, फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। आरईजी 01 में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और पार्ट बी जो अभी आगे आएगा। पार्ट ए में क्या क्या डिटेल लगेगी, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जैसे ही आप ये फॉर्म का पार्ट ए सबमिट करोगे ना, वैसे ही पैन वैलिडेट हो जाएगा सीबीडीटी के डेटाबेस से, यस, डायरेक्ट टैक्सेस वालों के पास से, वहां से वेरीफाई कर लेंगे कि यही पैन नंबर है कि नहीं है। इसके अलावा मोबाइल और ईमेल को ओटीपी के जरिए हम यहाँ पे वैलिडेट कर लेंगे, यस, ओटीपी से वैलिडेशन हो जाएगा। जैसे ही पार्ट ए सबमिट हो जाएगा, टीआरएन जनरेट हो जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टीआरएन जनरेट हो जाएगा। जैसे ही टीआरएन जनरेट हो गया, उस टीआरएन को यूज करके अब आप भरिएगा पार्ट बी। पार्ट बी में सारा डिटेल आ जाएगा, आपका बैंक डिटेल्स, बिजनेस का प्लेस क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस कैसा है, आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक अकाउंट नंबर, यस, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यस, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सारा डिटेल आपको अब इसके अंदर सबमिट करना होगा। यस, यहाँ पे सारा डिटेल सबमिट करना होगा, आधार ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर, सब चीजें। पार्ट बी जैसे ही सबमिट होगा, आपको मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट। बट याद रखिएगा, सीटीपी के केस में ये एक्नॉलेजमेंट तब जनरेट होगा जब पार्ट बी के साथ साथ आप टैक्स भी डिपॉजिट कर दो, यस, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। जब सीटीपी के केस में आप एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स भी कर दो अलोंग विद अलोंग विद पार्ट बी, तब जनरेट होगा एक्नॉलेजमेंट। बाकी केसेस में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले एडवांस भरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली प्रोसीजर में पार्ट बी सबमिट करोगे, एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। अब आपका काम तो खत्म हुआ, अब प्रॉपर ऑफिसर का काम यहाँ शुरू हो जाता है। अब प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि सारे डॉक्यूमेंट सही है या गलत। अगर उसने सब चेक किया और सब चीजें अगर सही रही, तो 7 दिनों के अंदर, अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, तो 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यस, अगर सब चीजें सही रही तो, और आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया तो। सर अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो, सर अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ ना, तो सबसे पहले प्रोसीजर समझ लो, यही आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर आपको समझा दे रहा हूं मैं। देखो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं सबको पता है, एक लिंक जनरेट होती है वेबसाइट पे जाके, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करो, क्लिक करोगे तो आधार लिंक मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दो, हो गया आधार लिंक। लेकिन आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, तो वहां से प्रॉपर ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा और चेक करेगा कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस सही है या गलत। यही तो है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में जब उसका वेरिफिकेशन खत्म होगा, उस वेरिफिकेशन के खत्म होने के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अननेसेसरी आपका जो देखो टाइम पीरियड है ये बढ़ गया, अननेसेसरी आपका टाइम पीरियड बढ़ गया। अगर आपकी सब बातें सही रहती थी तो 7 दिन में आपको मिल जाता था, 7 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता था। अननेसेसरी आपने डिले किया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, अब वो टाइम पीरियड हो गया आधार ऑथेंटिकेशन का सर्वे होने के 30 दिन के अंदर। कितना डिले हो गया, तो चलिएगा जो भी है, डिले भी हो गया आधार ऑथेंटिकेशन में, चलो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जीएसटी आरईजी 06 में, ध्यान रखिएगा बेटा, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 06 में आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यस, अब आगे देखिएगा, मान लो आपको कुछ ना कुछ डाउट हो गया, ऑफिसर को कुछ ना कुछ डाउट हो गया, उसको लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। अब कुछ गड़बड़ है, ये 7 दिन के अंदर आपको बता देगा। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है तो ही 7 दिन में या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। लेकिन अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर या तो हाँ या तो ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या बोलेगा सर, या तो 30 दिन या तो 7 दिन के अंदर ये प्रॉपर ऑफिसर क्या बोलेगा, या तो 30 दिन या तो 7 दिन के अंदर ये प्रॉपर ऑफिसर आपको बोलेगा कि भैया क्लैरिफिकेशन दो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दो, हम आपके सबमिटिंग डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, आपने जो डिटेल दी उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दो। अब क्या होगा सर, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमको विद इन 7 डेज देना पड़ेगा, या तो हम दे देंगे या तो हम नहीं देंगे। और अगर हमने दे दिया तो या तो देने के बाद में प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा या तो नहीं होगा। अगर हो गया तो अगेन विद इन 7 वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर जीएसटी आरईजी 06 मिल जाएगा। यस,
चलो कोई बात नहीं, 7 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, अगले 7 दिन में ये जवाब दे देगा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन मान लो अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है या 7 दिन में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। चलो यहां पे समझते हैं सीटीपी एनआरटीपी। देखो एकदम इजी, मान लो हमारा पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन राजस्थान में रहता है। अब यूपी में कोई तो भी एक एग्जीबिशन होने वाली थी, यस, उत्तर प्रदेश में कोई तो भी एक एग्जीबिशन होने वाली थी और उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है। तो एक चीज बताइए, जब एग्जीबिशन में जाना होगा तो मेरा क्या यूपी में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल भी नहीं सर। आप तो राजस्थान में बिजनेस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस एग्जीबिशन में जाके मैं अपनी स्टॉल लगाऊंगा, यस। और स्टॉल लगा के देखिएगा, यहाँ पे यूपी में जाके जब मैं स्टॉल लगाऊंगा ना, अब स्टॉल लगाने के बाद में वहां पे मैं सप्लाई करूं, यस। लेकिन इस जगह पे मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। और क्या जरूरी है कि हर साल मैं यूपी एग्जीबिशन में जाऊंगा? हो सकता है इस साल में यूपी चला गया, अगले साल कहीं और चला गया, हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है जिस एग्जीबिशन में आप विजिट करोगे उसमें हर बार आप आओगे। उसे कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखो डेफिनेशन में लिखा भी है, एक ऐसा पर्सन हु ओकेजनली, मैंने क्या बोला, मैं रेगुलरली नहीं जाऊंगा, एक बार गया, जब जाना है जाना है, इच्छा होगी जब जाऊंगा। हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई गुड, सप्लाई सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यस बिजनेस के लिए जा रहा हूं, वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक ऐसे स्टेट में जाऊंगा जहां पे मेरा कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। यही तो मैंने आपको बोला था, राजस्थान से यूपी में मैं एग्जीबिशन में जा रहा हूं, वहां मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ओकेजनली जा रहा हूं, रेगुलरली नहीं। तो ये होता है सीटीपी। और इसी जगह अगर मैं इंडिया के बाहर से इस एग्जीबिशन में आ जाऊं और इसी जगह इंडिया के बाहर से इस एग्जीबिशन में मैं आ रहा हूं, तो वो हो जाएगा एनआरटीपी, फिर सीटीपी नहीं। सीटीपी कब? जब भारत में आप कहीं ना कहीं कोई दूसरे स्टेट में जा रहे हो, भारत के बाहर से आप उस एग्जीबिशन में आ रहे हो, ओकेजनली आ रहे हो, कहां पे भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसे हम कहेंगे एनआरटीपी, यस। सीटीपी एनआरटीपी के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखना है। सीटीपी को पैन नंबर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आरईजी 01 होता है इसका फॉर्म नंबर, थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, रिटर्न जीएसटीआर 1 और 3 भी होगा और आईटीसी मिलेगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है सीटीपी के केस में। और एनआरटीपी के केस में क्या ध्यान रखना है? डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, फॉर्म आरईजी 09, सीटीपी 01 और ये 09, थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती नहीं, कंपोजिशन मिलेगा नहीं, रिटर्न होगा जीएसटीआर 5 और आईटीसी सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के केस में मिलेगा, अदर गुड्स के केस में आईटीसी भी मिलेगा नहीं। और कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है, सीटीपी और एनआरटीपी अगर बनना है तो कम से कम बिजनेस शुरू होने के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही आपको एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना होगा, यस। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही आपको एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करना होगा। रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया सीटीपी एनआरटीपी का, कब तक वैलिड होगा? 90 दिन तक वैलिड रहेगा और इस 90 दिन को और आगे आप 90 दिन बढ़ा सकते हो, यस। एनुअल रिटर्न फाइल करने की दोनों को जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ बातें है बेटा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, विच इज रिलेटेड विद सीटीपी एनआरटीपी। अब देखो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, जब रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले चेक करो कि आपने 30 दिन में लायबल होके, जब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए उसके 30 दिन में अप्लाई कर दिया क्या? अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट आपका रहेगा डेट व्हेन यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आज मैं लायबल हुआ, यस, मान लो आज है 12 अगस्त और मैंने अप्लाई किया 15 अगस्त को और सर्टिफिकेट आया 25 अगस्त को। पहले तो चेक करो 15 दिन में अप्लाई, 30 दिन में अप्लाई कर दिया, यस सर, 30 दिन क्या, एक हफ्ते में ही अप्लाई कर दिया। तो उस केस में आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा व्हेन यू बिकेम लायबल, यानी 12 अगस्त, जब आप लायबल बने थे तब। मान लो इन केस ऐसा हुआ कि आपने 30 दिन के बाद में अप्लाई किया तो इफेक्टिव डेट रहेगी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो रहेगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस। तो ये होता है रूल 10 ऑफ सेक्शन 25। नाउ लास्ट पेज, रजिस्ट्रेशन का लास्ट पेज, अमेंडमेंट।
अमेंडमेंट कैसी होती है? कुछ होते हैं कोर एरियाज, कुछ होते हैं नॉन कोर एरियाज। नॉन कोर एरियाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कोर एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नॉन कोर एरियाज में आपको ज्यादा पूछताछ नहीं होगी, आप उसको अमेंड कर दो पोर्टल पे जाके, ऑटोमेटिकली अमेंड होके आपको अमेंडेड जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यस, कुछ गलती हो जाती है ना सर, वो एड्रेस चेंज हो गया, पहले वहां बिजनेस करते थे अब दूसरा लोकेशन हमने लिया है, हो सकता है सर बिजनेस के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यस कुछ भी हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। तो कुछ कोर होते हैं, कुछ नॉन कोर होते हैं। नॉन कोर एरियाज में परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद अप्लाई कर लो, अमेंडमेंट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जरूरत तो होती है सर कोर एरियाज में। अब कोर एरियाज में यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का भी रोल आ जाता है। अब प्रॉपर ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। यस, एकदम सिंपल प्रोसेस है, मैं रिवाइज करवा के दे रहा हूं, यही समझ लो, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे इसमें। यस, देखो अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपने जो अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे है ना, वो डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करेगा। एक बार वेरीफाई हो गया और पोस्ट सेटिस्फाई हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। यस, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका क्या हो जाएगा, अमेंड बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इन केस प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या बोलेगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन मांगेगा, आपको जवाब देना होगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया, एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तब क्या होगा, तब प्रॉपर ऑफिसर फिर आपके इस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको अमेंडमेंट करके दे देगा। चलिएगा, ये हो गया सेक्शन नंबर 28। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 29 की ओर, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होगा, एक तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है या आप खुद कैंसिल करोगे। सर पो कब कैंसिल करेगा, प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल करेगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है, आपने कोई प्रोविजंस को तोड़ दिया, तब ये प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन खुद ही कैंसिल कर देगा। या फिर आपने कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड्स के रिटर्न फाइल नहीं किए, yes has not filed return for such continuous tax periods, yes कंटिन्यूअसली 3-4 महीने हो गए आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर हो गए आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यस, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, यस धोखेबाजी करके आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, आपने फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में हो जाएगा कैंसिल, वो खुद कैंसिल कर देगा। या फिर आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, खुद की इच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया आपने, 6 महीने हो गए बिजनेस ही चालू नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा भैया मैं आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देता हूं। या फिर देखो खुद आप रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकते हो, जब आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया है, या समझो प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो, या अमालगमेशन, डीमर्जर, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, पहले पार्टनरशिप फर्म था अब कंपनी बन गया, तो पार्टनरशिप फर्म वाला रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल करना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए अप्लाई करो। यस, ये बातों के अंदर आप खुद की इच्छा से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने कोई भी एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया, ये इन चारों में से कोई गलती की, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा। सर प्रोसीजर क्या है, दो ही प्रोसीजर है, या तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करेगा या आप खुद कैंसिल करोगे। यस, अगर अगर आपने खुद ने अप्लाई किया तो 30 दिन के अंदर, जब जब ये इवेंट ऑकर हो गया, जैसे आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, जो भी कैंसिलेशन इवेंट ऑकर हो गया ना, उसके 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर दो, और 30 दिन के अंदर हम आपको जवाब दे देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया है। लेकिन लेकिन ये तो बेटा जिंदगी जब बहुत अच्छी चल रही होती है तो ऐसे गुजर जाती है, लेकिन अगर दिक्कतें आती है ना तो बीच में प्रॉपर ऑफिसर आ ही जाता है। अब वो कहता है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा, जब आपने वो 4 गलतियां कर दी जो ऊपर दी थी, अब वो जब कैंसिल करेगा तो आपको एक मौका तो मिलना चाहिए, शो कॉज नोटिस। आपको सबसे पहले ऐसा कुछ होने में 7 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगी, रीजन बताइए आपने ऐसा क्यों किया, आपने एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन क्यों किया, आपने कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड्स के रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल किए, आपने हमारे साथ फ्रॉड क्यों किया, एक नोटिस तो आएगी आएगी। यस, एक मौका मिलना चाहिए बिल्कुल। अगर एक नोटिस आएगी आएगी, उसके बाद में देखो या तो 2 चीजें होगी, या तो आप लिख के जवाब दोगे, या आपने जो गलती की है उसको आप सुधार दोगे। आइदर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर मिस्टेक इन वर्ड्स और बाय एक्शंस, या तो आपने जो गलती की है हमें आप लिख के बताओ, शो कॉज नोटिस का जवाब लिख के दो, या शो कॉज नोटिस का जवाब आप आपकी गलती सही करके दे दो, हम समझ जाएंगे, चलो आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे नहीं। अगर आपने कोई भी तरह का जवाब नहीं दिया तो फिर प्रॉपर ऑफिसर वेट नहीं करेगा, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा।
तो ये होता है कैंसिलेशन। अब आखिरी इसके अंदर बाकी हमारा सेक्शन नंबर 30, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सर कैंसिलेशन हो गया, लेकिन कैंसिलेशन जोर जबरदस्ती से हुआ। वो करप्टेड ऑफिसर था, उसको करप्शन नहीं दे रहे थे ना, इसके लिए उसने जानबूझ के कैंसिल कर दिया। तो हम कहा जाए, टैक्स पेयर कहा जाएगा। सो टैक्स पेयर जाएगा सेक्शन नंबर 30 में, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब इस रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए 90 दिनों के अंदर आपको, जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर मिल गया, उसके 90 दिनों के अंदर आप कमिश्नर के पास चले जाओ, और ये 90 दिन 180 दिन तक के बढ़ा देगा ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। यस, आप चले जाओ और वहां रिक्वेस्ट करो कि ऑफिसर ने हमारा कैंसिलेशन जोर जबरदस्ती से किया है, प्लीज सर हमारा कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। यस, और उसके पहले ध्यान रहे, अगर आपकी सचमुच कोई गलती है ना, तो उस गलती को सुधार के जाना। मान लो आपने कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड्स के रिटर्न नहीं फाइल किए, तो रिटर्न फाइल करके जाना। यस, जो भी आपकी मिस्टेक है वो पूरी प्रॉपर उसको रिजॉल्व करके जाना, तब जाके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर उस कमिश्नर को जजमेंट लेना पड़ेगा। वो आपको भी बुलाएगा, ऑफिसर को भी बुलाएगा, आपस में दोनों की बात सुनेगा, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वो ऑर्डर लिख के दे देगा कि भैया रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन जो आपने किया है, उस ऑर्डर को ही कैंसिल कर दो, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन वापस जिंदा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो चलिएगा, हमने ये रिवीजन कर लिया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आपके लिए लाया हूं मैं एकदम ताजा खबर। यस, हमारी सीए इंटर की टैक्सेशन रेगुलर बैचेस शुरू होने जा रही है 21 ऑफ सितंबर से, और फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट की रेगुलर बैचेस शुरू होने जा रही है 25 ऑफ सितंबर से, और वो भी बहुत ही शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप इन शॉकिंग प्राइस को जानना चाहते हो? यस, क्या आपको बैचेस की और भी कोई रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और सारी इंक्वायरीज वहां पे आप कर सकते हो। तो चलिए बेटा, आपको मिलते हैं अगले रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।